हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम रिनेसा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। रिनेसा पूरे यूरोप में हुई एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट को कहते हैं जो कि 14th सेंचुरी के दौरान स्टार्ट हुआ था। अगर हम रिनेसा की एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो रिनेसा का मतलब है रीबर्थ या रीअवेकनिंग, जिसको हम हिंदी में पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। और इस रिनेसा के दौरान आर्ट और लिटरेचर अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया था, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस समय बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और लिटरेचर कंपोज किया गया था। रिनेसा के टाइम को हम एक तरीके से इंटेलेक्चुअल रीबर्थ होना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी वक्त ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ था। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ह्यूमनिज्म के ऊपर बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर हम ह्यूमनिज्म को शॉर्ट में डिस्कस करें तो ह्यूमनिज्म मनुष्य को फ्यूडलिज्म या सामंतवाद और रिलीजन की बॉन्डेज से मुक्त करता है। फ्यूडलिज्म एक सोशल लीडर को कहते हैं जिसमें किंग हमेशा ऊपर रहता है और जो पीजेंट्स हैं या जो खेती किसान करने वाले हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं। और ह्यूमनिज्म मिडिएवल की इस ट्रेडिशन को रिजेक्ट करता है और मनुष्य को खुलकर जीने के लिए इनकरेज करता है। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये रिनेसा हुआ। एंशिएंट ग्रीक्स की जो लर्निंग और नॉलेज थी वो एक अहम भूमिका निभाता है रिनेसा में, और कई ये मानते हैं कि जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1453 में, उसकी वजह से रिनेसा हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन एम्पायर का एक कैपिटल सिटी था, लेकिन 1453 में ऑटोमन एम्पायर इस सिटी पर हमला करते हैं और इस कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी को अपने बस में कर लेते हैं। और ग्रीक फिलोसोफर्स जो कि इस कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी पर थे वो सब अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर इटली चले आते हैं, और समय के साथ ये सब एंशिएंट बुक्स पूरे यूरोप में फैल जाती है, खास करके प्लेटो के वर्क्स। अब हम रिनेसा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। जब हम रिनेसा की बात करते हैं तब हमें टेक्नोलॉजीज की भी बात करनी पड़ेगी, और जो फेमस टेक्नोलॉजी जो इस वक्त डेवलप हुई थी वो थी प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब चर्च पूरे एजुकेशन सिस्टम को डोमिनेट करता था, लेकिन जब प्रिंटिंग आई तब धीरे धीरे करके सेक्युलर लर्निंग एक्सपांड होने लगी और कई सारे ग्रामर स्कूल्स भी इस वक्त इस्टेब्लिश्ड हुए। अब हम जानेंगे कि कब और किसने इंग्लैंड में प्रिंटिंग लाई। विलियम कैक्सटन ने सबसे पहले 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लाई, और जो कुछ फेमस वर्क्स थे जो कि कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश हुए थे वो थे चौसर की द कैंटरबरी टेल्स और मैलरी की मॉर्टेडी आर्थर। और इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस से आ जाने से कई और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की भी एस्टेब्लिशमेंट हुई। जॉन वाइक्लिफ ने जो बाइबल की ट्रांसलेशन की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है रिनेसा की, क्योंकि इस ट्रांसलेशन ने मिडिएवल चर्च की कई प्रैक्टिसेस और बिलीव्स पर सवाल उठाए जो कि आगे जाकर रिफॉर्मेशन में बदल जाती है। मैंने ऑलरेडी रिफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम रिनेसा में हुई न्यू डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे। रिनेसा के टाइम में केवल ग्रीक और क्लासिकल नॉलेज की ही रीडिस्कवरी नहीं हुई थी, बल्कि इस समय कई नई नई डिस्कवरीज भी हुई थी। जैसे 1492 में कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, उसी तरह वास्को डा गामा ने ईस्टर्न कंट्रीज जाने की पूरी समुद्री रास्ता ही ढूंढ डाला। और वास्को डा गामा की इसी खोज के कारण 16th सेंचुरी में कई सारे वेस्टर्न शिप्स ईस्टर्न कंट्रीज में आए और कई सारे वेल्थ और कीमती चीजें लेकर गए। और इस समय जो लिटरेचर लिखा गया था वो बहुत प्रभावित हुआ था इन सब नई डिस्कवरीज से। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट प्ले इसी तरह की न्यू वॉयजेस से प्रभावित होकर ही लिखा गया था। अब हम रिनेसा के टाइम में हुई साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे। रिनेसा के टाइम में कई सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट जैसे निकोलस कोपरनिकस
गैलीलियो और केपलर ने उस समय की एस्ट्रोनॉमी की पूरी डेफिनेशन को ही बदल दिया था। मीडिएवल एज की जो एस्ट्रोनॉमी की कॉन्सेप्ट थी वो सेकेंड सेंचुरी के टॉलेमी के डेफिनेशन के ऊपर आधारित थी। टॉलेमी के अनुसार अर्थ स्थिर रहता है और इसके चारों तरफ दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं। लेकिन 1543 में कोपरनिकस ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और एक नई थ्योरी दी। और कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ स्थिर नहीं रहता बल्कि सन स्थिर रहता है और इसके चारों तरफ अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं। कोपरनिकस की इस थियरी ने मिडिएवल एज की जो पुरानी थियरी थी उसको पूरी तरह से बदल दिया। अब हम जानेंगे कि कैसे रिनेसा का प्रभाव उस समय के लिटरेचर पर पड़ा। क्योंकि रिनेसा के टाइम में ग्रीक और रोमन ऑथर्स पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाता था, इसलिए इस समय एरिस्टोटल, पेट्रार्क और ओविड के वर्क ट्रांसलेट किए गए थे या री रिटन किए गए थे। ओविड की माइथोलॉजिकल और लेजेंडरी टेल्स, वर्जिल की पोएट्री और पेट्रार्क की सोनेट्स ने इंग्लैंड के ऑथर्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। रिनेसा का इम्पैक्ट हम उस समय की पोएट्री में भी देख सकते हैं। जैसे थॉमस वेट ने इटालियन पोएट पेट्रार्क की सोनेट की फॉर्म को इम्यूलेट किया और बाद में शेक्सपियर ने भी 154 सोनेट्स लिखे। लेकिन जहां रिनेसा का प्रभाव सबसे ज्यादा था वो था ड्रामा में। सेगविल और नॉर्टन ने सिनेका को फॉलो करके सबसे पहले इंग्लिश में एक ट्रेजेडी लिखी जिसका नाम था गॉर्बोडक। और इस ड्रामा के बाद और भी कई सारे ड्रामास लिखे गए जैसे जोकास्टा, द मिसफॉर्चून ऑफ आर्थर एटसेट्रा। हालांकि ये सारे ट्रेजेडीज उतने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन इन सब ट्रेजेडीज ने बाद के ड्रामाटिस्ट जैसे शेक्सपियर और मार्लोवे के लिए एक फाउंडेशन तैयार की। अगर कुछ फेमस रिनेसा राइटर्सों की बात करें तो उनमें विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन कैल्विन, सर थॉमस सिडनी और थॉमस मोर अहम है। तो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।